हेलो माय स्टूडियोज फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस विद सुमन त्यागी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का 4th चैप्टर, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें। तो चलिए पढ़ते हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल। Landscape of the Soul. It is written by Nathalie Trevorrow. Basically, this chapter is given in two parts. One part is an excerpt from Landscape of the Soul, Ethics and Spirituality of Chinese Paintings. And second part is an article which was written by Brinda Suri in Hindustan Times on 28th August 2005. In first part, we will take the Chinese tale about the painter Wu Dozi first. 18th सेंचुरी में चाइना में एक बहुत फेमस पेंटर हुए हैं जिनका नाम था वू दोजी। वू दोजी की जो पेंटिंग थी लैंडस्केप मेकिंग, दैट वाज एक्सीलेंट एंड इट वाज क्वाइट फेमस। तो उस वक्त के जो टैंग एम्परर जुएनजोंग थे, उन्होंने ऑर्डर दिया वू दोजी को कि यू जस्ट मेक अ लैंडस्केप फॉर मी, मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा लैंडस्केप बनाओ जिससे कि मैं अपने पैलेस की वॉल्स को डेकोरेट कर सकूं। अब वू दोजी ने उनके कहने से एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई उनकी वॉल पर, पैलेस वॉल पर, उसको स्क्रीन से ढक दिया ताकि अगर कोई उसको सबसे पहले देखे तो वो कौन हो, वो एम्परर हो। और जैसे ही एम्परर ने उस ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखा तो व्हाट ही फाउंड, क्या मिला, बहुत वंडरफुल सीन था उसमें, लाइक डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल, क्लाउड्स फ्लोटिंग, men on hill paths, birds in flight for a long while, and at the foot of the mountain a cave was there. तो जो एम्परर थे वो उसको देखकर बहुत अमेज हो गए, बहुत खुश हो गए। एंड द पेंटर वाज एक्सप्लेनिंग द एंटायर थिंग्स गिवन इन द लैंडस्केप, and painter referred to the cave at the foot of the mountain, and he told कि ये जो केव देख रहे हो आप, इसके अंदर एक स्पिरिट रहती है। एंड ही क्लैप्ड, उसने एक ताली बजाई और जो केव का एंट्रेंस था वो खुल गया। एंड किंग एम्परर वाज अमेज्ड बाय सीइंग दैट कि ये एक मियर पेंटिंग है और इसमें क्लैपिंग करने से केव का जो एंट्रेंस है वो खुल जाता है। एंड द पेंटर टोल्ड द एम्परर दैट द इनसाइड द केव वाज स्प्लेंडेड, कि जो अंदर का एनवायरमेंट है केव के अंदर का वो बहुत अमेजिंग है। यू वांट टू सी इट एंड आई विल पेव द पाथ फॉर यू, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ एंड यू जस्ट सी दैट। एंड ऐसा बोलकर जो वू दोजी है वो उस केव के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जैसे ही वो केव के अंदर एंटर करते हैं एकदम से केव का दरवाजा, डोर क्लोज हो जाता है एंड ही वॉज लॉस्ट इन इटर्निटी। और जो बाहर एम्परर खड़े होकर वो लैंडस्केप देख रहे होते हैं, वो ही वॉज जस्ट एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, ये क्या हुआ। एंड उनके देखते ही देखते पूरी की पूरी पेंटिंग डिसअपियर हो जाती है एंड ही वॉज जस्ट इन सरप्राइज। इट शोज कि जो पेंटर है वो अपने आप को इटर्निटी से कैसे जोड़ सकता है, मोक्ष से कैसे कनेक्ट कर सकता है। इट शोज द स्पिरिचुअल जर्नी टू द इनर रिसेस ऑफ द पेंटर्स माइंड। ऐसी ही एक और स्टोरी है चाइनीज माइथोलॉजी में, जिसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पेंटर जो है वो ड्रैगन ड्रॉ करता है, लेकिन ड्रैगन की आई ड्रॉ नहीं करता। क्यों? उसे लगता है कि अगर उसने आई ड्रॉ की तो ये जो ड्रैगन है ये उड़ जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ थॉट आर गिवन इन चाइनीज पेंटिंग। अभी तक हमने बात की चाइनीज आर्ट के बारे में, आइए अब बात करते हैं यूरोपियन आर्ट के बारे में। यूरोपियन आर्ट का कॉन्सेप्ट चाइनीज आर्ट से थोड़ा सा अलग है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं डेलिकेट रियलिज्म के नाम से। डेलिकेट रियलिज्म मीन्स कि इसमें पेंटर्स पेंटिंग इतना सटीक और इतनी आप कह सकते हैं एक्सीलेंट बनाते हैं कि कोई भी कॉमन स्पेक्टेटर जो है वो डिफरेंशिएट ही ना कर पाए कि जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो ओरिजिनल है या फिर उसकी पेंटिंग है। तो इसको आइए हम समझते हैं एक स्टोरी की हेल्प से, जो कि आपके चैप्टर में दी हुई है। ये इस स्टोरी में क्विंटन मैथसीस जो है एक ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, लोहे का काम करते हैं। एंड ही फेल इन लव विद अ गर्ल हु वाज द डॉटर ऑफ अ पेंटर, राइट।
तो जो पेंटर है, गर्ल के फादर, उन्होंने सोचा कि इसका काम मीन्स लड़के का काम मुझसे मीनियल है, तो मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे कर सकता हूँ जिसका काम मुझसे छोटा है। तो एक दिन क्विंटिन मैक्सीज ने क्या किया, वो उनके स्टूडियो में चुपके से घुस गए और वहां पर जो पेंटर थे उसके फादर वो नहीं थे, तो वहां पर एक फ्रेश बोर्ड लगा हुआ था जिस पर वो हो सकता है नेक्स्ट पेंटिंग बनाने वाले हों, तो उसने उस फ्रेश बोर्ड पर एक छोटी सी फ्लाई बना दी, बिल्कुल सेम साइज ऑफ फ्लाई, और वहीं पर साइड पे छुप गए। उसके बाद जैसे ही पेंटर अंदर आए और उन्होंने ही वांटेड टू स्टार्ट अ पेंटिंग ऑन दैट बोर्ड, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी फ्लाई उस पर बैठी है, तो उन्होंने उसको शू किया, शू मतलब उसको उड़ाने लगे, एंड ही वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एक फ्लाई है या फिर उसकी पेंटिंग है, एंड ही केम टू नो, जब उन्होंने शू किया उसके बाद भी वो उड़ी नहीं, तो उन्हें समझ आ गया कि ये एक पेंटिंग है। एंड जो क्विंटिन मैक्सीज थे वो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि दिस इज अ पीस ऑफ पेंटिंग ऑफ माइन, एंड नाउ यू कैन डिसाइड कि आप मुझे अपनी बेटी का हाथ देंगे या नहीं। तो पेंटर ने खुशी खुशी उसको उसकी शादी अपनी बेटी से करा दी और साथ में उसको अपना असिस्टेंट बना लिया पेंटिंग में, और वो उस एज के बहुत ही फेमस पेंटर हुए। तो इस तरीके से है जो यूरोपियन आर्ट है, दैट डिपेंड्स ऑन डेलिकेट रियलिज्म। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर चाइनीज सेंचुरी के बारे में दिया हुआ है, जिससे आपको और अच्छे से ये समझ आए कि ये स्पिरिचुअलिटी को कैसे लीड करता है। सेंचुरी मीन्स माउंटेन एंड वाटर, एंड टुगेदर दैट मीन्स लैंडस्केप। लैंडस्केप इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर दो चीजें लैंडस्केप में मेंशन की हैं इन्होंने, माउंटेन और वाटर। मीन्स देर आर टू वेज टू रीच हेवन। तो इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट माउंटेन, माउंटेन इज यांग इन चाइनीज। यांग मीन्स इट इज द वर्टिकल वे टू रीच हेवन। वर्टिकल मीन्स माउंटेन के ऊपर से आप चलते चलते सीधे you can lead the path to heaven, and that way is warm, dry and sunny, means the entire day sun is on in the sky, right? तो ये जो है सेंचुरी कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन है कि अगर आप ऊपर से वर्टिकली यू वांट टू मूव टुवर्ड्स हेवन, तो यू कैन ऑप्ट फॉर माउंटेन। लेकिन अगर आप नीचे से यू वांट टू क्रिएट योर वे through water, that is called yin. Yin they consider female also, and it remains horizontal, क्योंकि रिवर में आप एंटर करेंगे तो it spreads horizontal, resting on the earth, and it is fluid, moist and cool. नेचर में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट है माउंटेन के कंपैरेटिवली। अब अगर हम बात करें तो इन दोनों के थ्रू या फिर हम कैसे स्पिरिचुअलिटी से मीट कर सकते हैं, तो उसका एक थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, लाइक मिडिल वॉइड। पेंटिंग में वो स्पेस जहां ना तो माउंटेन्स है, ना रिवर है, ना वाटर है, तो वो खाली जगह इज कॉल्ड वॉइड। मतलब जैसे हम प्राणायाम करते हैं और अपनी दोनों आंखों के बीच वॉइड महसूस करते हैं या उसको फील करते हैं, तो इन द सेम वे पेंटिंग में जो खाली जगह है वहां माउंटेन एंड रिवर एक तरीके से मीट कर रहे हैं, एंड दैट मीटिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली लीड्स टू यू स्पिरिचुअलिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी गिवन इन चाइनीज। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम लेंगे एशियन आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट कॉन्सेप्ट। एशियन मीन्स चाइनीज एंड यूरोपियन, आई टोल्ड यू यूरोपियन इटसेल्फ। तो एशियन आर्ट जो है, इट इज टू कैप्चर द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। मीन्स आपकी सोल को एक तरीके से सूद करती है, काम करती है ये, एंड आपको मोक्ष की तरफ लीड करती है, लीड्स टू हेवन। एंड एज कंपेयर टू चाइनीज आर्ट, यूरोपियन आर्ट जो है टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, कि जो आपका आर्ट है वो आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको ये समझ नहीं आएगा कि वो ओरिजिनल है या फिर पेंटिंग है। सेकेंड थिंग, क्रिएट्स अ पाथ फॉर वन्स आई टू व्यू द पेंटिंग फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव। जो एशियन आर्ट है वो आपको अपना पर्सपेक्टिव इम्पोज करने की अथॉरिटी देती है एक तरीके से, कि आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सके किसी भी पेंटिंग को और अपने टाइप का प्लेजर उससे
इवॉल्व कर सके। एंड नेक्स्ट थिंग अबाउट यूरोपियन आर्ट जो है दैट गिव्स यू देयर ओन आईज, कि जो सोचकर जो समझकर उन्होंने वो पेंटिंग बनाई है उसी नजरिए से उसी व्यू से आप भी उनको देखें। यू जस्ट बोरो द आईज ऑफ European artist and then you can see the painting and you can understand the painting well. Next is gives the audience liberty to move up and down. जैसे कि हमने वू दोजी की स्टोरी पढ़ी थी, तो he entered into the cave, तो इन द सेम वे ऑडियंस को पूरी लिबर्टी है कि वो किस पॉइंट से पेंटिंग में एंटर करना चाहते हैं या किस व्यू से पेंटिंग को एंजॉय करना चाहते हैं। इन द सेम वे यूरोपियन आर्ट जो है दैट टोटली डील्स इन फिगरेटिव पेंटिंग्स, मीन्स वहां पर कुछ भी इमेजिनेटिव नहीं है, पूरी फिगर्स जो आपने ओरिजिनल लाइफ में देखी हैं, इन द सेम वे दे पेंट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, यू डोंट गेट कंफ्यूज एंड यू कैन नॉट ओपन और स्प्रेड योर ओन विंग्स टू एंटर इनटू द स्पेस टू मूव हेवन। इट इज नॉट पॉसिबल इन यूरोपियन आर्ट। चैप्टर के सेकेंड पार्ट में वी विल डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट और यू कैन से आउटसाइडर आर्ट। इट वॉज इनिशिएटेड बाय फ्रेंच पेंटर जीन डेफेट इन 1940 एंड इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो लोग जो फॉर्मली ट्रेंड नहीं है किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए, वो अपना काम शुरू करते हैं एंड दे जस्ट डू एक्सीलेंट वर्क। एंड शुरू में उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है इस सबको रिकॉग्नाइज कराने में, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते कि इन्होंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं है किसी पर्टिकुलर आर्ट में और ये कैसे इतना अच्छा कर सकते हैं। जो लोग हैं वो आसानी से बिलीव नहीं करते। तो ऐसे ही एक अनट्यूटर्ड जीनियस हुए हैं हमारे इंडिया में जिनका नाम है नेकचंद, जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया है जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है एंड ही इज वर्ल्ड रिनाउंड नाउअडेज, क्योंकि उनको अपनी उस ब्यूटीफुल क्रिएशन की वजह से पूरी दुनिया में जाना गया है। एंड ही जस्ट रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ आउटसाइडर आर्ट। और जो उनकी रॉक गार्डन में एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर वाटरफॉल बना हुआ है और उसके नीचे एक लेडी खड़ी हुई है, तो वो वाली फोटोग्राफ, वहां की एक फोटोग्राफ जो है वो एनिवर्सरी इशू कवर ऑफ द इशू ऑफ रॉ विजन, आ यूके बेस्ड मैगजीन, एक यूके बेस्ड मैगजीन है, उसके फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर प्रिंट हुई थी, क्योंकि ये जो मैगजीन है वो हमेशा प्रमोट करती है आउटसाइडर आर्ट को, यू कैन से आर्ट ब्रूट को। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने फेमस हो गए थे अपने काम के कारण। एंड हिज आर्ट रिकॉग्नाइज्ड एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंपल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। अगर कोई अपने सपनों को अच्छे तरीके से जिए तो वो उसके सपने उनको कितना फेमस कर सकते हैं। उसके बाद उनको ऑनर किया गया स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को के द्वारा एंड उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन था जिसको ज्वाइन किया सारी फॉरेन कंट्रीज में अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रियलम ऑफ नेकचंद। एंड he conducted those workshops in Switzerland, Belgium, France and Italy. And he was a modest and humble person, finds his greatest reward, but he said कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है जब लोग रॉक गार्डन को देखने आते हैं और उसे होल हार्टेडली इंजॉय करते हैं। उनके फेस पर हैप्पीनेस देखकर मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मुझे कहीं भी किसी भी अवार्ड में या फिर किसी भी वर्कशॉप में नहीं मिला। तो दिस वाज द रियल सेटिस्फैक्शन जनरेटेड बाय हिमसेल्फ। ओके, तो जो आर्ट ब्रूट है वो ऐसा फॉर्म है जो अनट्रेंड होने के बावजूद भी उन्होंने इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज वर द टू पार्ट्स ऑफ द chapter and I hope you understand it well and thank you so much for watching my video.